हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेस। पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट जो प्रोसेस था वो था न्यूट्रिशन, और हम अब तक न्यूट्रिशन से डील कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हम उसका इंट्रोडक्शन तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे आज। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला होता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। हम इसे डिस्कस करेंगे। हम इसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड हेटेरोट्रॉफ्स एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, और उनके मैकेनिज्म जो होते हैं न्यूट्रिशन के वो भी डिफरेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। हेटेरोट्रॉफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, और जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस थे, 2 to 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। सेकेंड क्वेश्चन हम ये देखेंगे, रॉ मटीरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या था, वो था CO2, वाटर, ये रॉ मटेरियल था। अब सनलाइट, क्लोरोफिल, दे वर द एसेंशियल कंडीशंस। अब जब फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है तो पिछली क्लासेस में जब हम फोटोसिंथेसिस से डील कर रहे थे तो एक पॉइंट था जो हम बताना भूल गए थे, और वो क्या था, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स affecting the rate of photosynthesis, ठीक है। इस फैक्टर पहला हम देखेंगे लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को पढ़ने से पहले हम ये बता दें कि अलग अलग प्लांट जो भी इंटेंसिटी, जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी इंटेंसिटी फिक्स रहती है कि ये पर्टिकुलर प्लांट इतनी ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हम ये पैरामीटर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हाँ बस यही इंटेंसिटी चाहिए होगी प्लांट को, क्योंकि वो क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग इंटेंसिटी होती है। ठीक है, अब जब हायर क्लासेस में हम जाएंगे तो वहाँ हम 2 तरह के प्लांट पढ़ेंगे, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। वो इस लाइट इंटेंसिटी की वजह से ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो अभी हमें वो नहीं पढ़ना है, अभी हमें बस ये देखना है कि वो लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड कैसे कर रहा है, क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है, उसकी एक फिक्स्ड लिमिट होती है। लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा लिमिट आएगा विच वी कॉल एज मैक्सिमम लिमिट, और वो लिमिट से एक्सटेंड अगर कर गया लाइट इंटेंसिटी तो क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन होने लगेगा लीफ का, फोटो ऑक्सीडेशन, and this will damage the plant, एक्स्ट्रा फोटो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम लिमिट से जब भी एक्सटेंड करेगी तो क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन की जो लिमिट होगी वो एक्सटेंड कर जाएगी, और उसके एक्सटेंड करते ही क्या होगा, लीफ जो होगा वो डैमेज होने लगेगा। तो क्या था, हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट अप टू सर्टेन लिमिट। सेकेंड, टेम्परेचर, it is also same as the light intensity. It will be also directly proportional to rate of photosynthesis. ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। लेकिन जैसे हमने यहाँ बताया था कि अप टू अ सर्टेन लिमिट, तो ये भी क्या होगा, इसका मैक्सिमम लिमिट जो होता है
मैक्सिमम लिमिट इस टेम्परेचर का प्लांट्स के लिए वो होता है लेस देन और इक्वल टू, यस, लेस देन और इक्वल टू 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 44 डिग्री सेल्सियस के जैसे ही वो ऊपर जाएगा ये प्लांट भी क्या होगा, लीफ इसके क्या होंगे, स्टार्ट डीजनरेटिंग, वो भी डीजनरेट होने लगेगा और जो लीफ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना वो डैमेज होने लगेंगे धीरे धीरे करके। क्यों? टेम्परेचर के इफेक्ट से। तो क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लो होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता जाएगा। बट जैसे ही वो टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस को रीच करेगा वैसे ही क्या होगा, प्लांट जो होगा वो डीजनरेट होने लगेगा। ठीक है, इसी वजह से अक्सर क्या होता है कि बहुत ही एक्सट्रीम समर जब होता है, एक्सट्रीम कंडीशन जब होती है टेम्परेचर की, उसका क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट डाइज, वो सूख जाते हैं जस्ट बिकॉज दिस फेनोमेना। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे, थर्ड हम देखेंगे CO2। ठीक है, CO2 भी क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, CO2 इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा और CO2 डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे हम लाइट इंटेंसिटी में देख रहे थे, टेम्परेचर में देख रहे थे, CO2 भी यही काम करेगा। CO2 का भी मैक्सिमम लिमिट जैसे ही एक्सटेंड करेगा, मैक्सिमम लिमिट, और ये लिमिट भी फिक्स्ड नहीं रहती है, अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बस इतना जानना है कि CO2 का कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए जैसे ही मैक्सिमम लिमिट से एक्सटेंड करेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स and result in the damage of plant। ठीक है, डैमेज ऑफ प्लांट्स। फोर्थ एंड द लास्ट वो होता है वाटर। ठीक है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वाटर के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, इट इज़ जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर। जितना ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन होगा फोटोसिंथेसिस का रेट उतना तेज़ी से होगा, जैसे ही वो कम होता जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होता जाएगा। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपायर करते हैं। हमने बताया था ना कि जो लीफ पे जो स्टोमेटा होता है उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और उसी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, मतलब वो एक्सेस वाटर को एक्सपेल करते रहते हैं अपने आप से। तो क्या होता है, तो वाटर का कंसंट्रेशन जितना भी इंक्रीज होगा तो एक्सेस वाटर क्या होगा, वो बाहर आता जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लांट को। तो इसलिए इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं डिसाइड की गई है कि हाँ इसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। वाटर के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब हम दूसरा देखेंगे। ये तो बात हो गई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब हम कुछ बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में, जो कि हमने आपको बताया था, उसमें हम कुछ एंजाइम्स बताए थे आपको। और अब ये देखना है कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट किस कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक होते हैं। जैसे प्रोटीन की हमने बात की थी, तो प्रोटीन किस में ब्रेक हो जाएगा, अमीनो एसिड में। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो किस में ब्रेक हो जाएगा, ग्लूकोज में ब्रेक हो सकता है, फ्रुक्टोज में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दीज आर द सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट विच आवर बॉडी एब्जॉर्ब। ठीक है, अब यहाँ जब फैट की बात हो रही है तो हम ये देखेंगे, आप जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसी क्लास में, तो वहाँ पर एक मैकेनिज्म होगा क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। वहाँ पे हम एक फॉर्मेशन देखेंगे कि एक मिसल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे करके एक मिसल फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो
ये जब मैकेनिज्म केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे उस वक्त इस फैट को ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि फैट इजीली डाइजेस्ट हमारे स्टमक में नहीं होता है। स्टमक में या इंटेस्टाइन में फैट इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, लीवर, जो हमने कल बताया था कि लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस, जैसे केमिस्ट्री में जब हम क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ेंगे तो जो काम ये सोप कर रहा होगा वही काम ये बाइल जूस कर रहा होगा। ठीक है, वही काम ये बाइल जूस कर रहा होगा। और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इसी वजह से बनेगा। और यहाँ भी मिसल फॉर्मेशन के थ्रू ही ये फैट टूटेगा। फॉर्मेशन ब्रेक्स डाउन द फैट। ठीक है, तो इसमें ये टर्म याद रखना है। सेकेंड थिंग कि हमने गॉबलेट सेल्स की बात की थी स्टमक में। स्टमक में हमने क्या बताया था आपको कि स्टमक जो है उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, लेकिन ये गॉबलेट सेल्स मैक्सिमम नंबर में इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, स्टमक में गॉबलेट सेल्स होते हैं बट वो मैक्सिममली कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। ये गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ग्लोब्यूलिन नहीं करते हैं, म्यूकस करते हैं। ठीक है, म्यूकस के तो स्टमक में गॉबलेट सेल्स क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। यही म्यूकस इंटेस्टाइन में भी होता है, स्टमक में भी होता है। क्यों होता है? जैसे एक ल्यूब्रिकेंट होता है या ऑयल होता है ना, दरवाजे में जो स्टॉपर्स होते हैं वो कभी कभी हार्ड हो जाते हैं, वो मूव करने वो इजीली मूव नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे ऑयल डाल देते हैं या किसी भी तरीके का ल्यूब्रिकेंट डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो स्मूथली मूव करता है। तो ये म्यूकस भी यही काम करता है। ये म्यूकस क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल पास हो रहा है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, उसको क्या करता है, ये म्यूकस ईजिली पास कराता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में भी होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। उस कम अमाउंट का मतलब क्या हुआ, जब हम कल बता रहे थे HCl के बारे में, ठीक है, ये एसिड होता है। तो हमारे स्टमक के जो वॉल्स हैं उसके लिए तो ये हार्मफुल है। तो ये हार्मफुल है, उस वॉल को कौन बचाता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट से ये म्यूकस बचाता है। क्योंकि अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो हमारा जो वॉल होता है वो डायरेक्टली इस एसिड के कांटेक्ट में आ जाएगा एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर द स्टमक। सो ये म्यूकस क्या करते हैं, इस एसिड से हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। और यही म्यूकस इंटेस्टाइन में क्या करता है, वो फूड पार्टिकल्स को ईजिली मूव कराता है। अब हम इंटेस्टाइन की जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और है, NCERT में एक क्वेश्चन है दैट हाउ आवर इंटेस्टाइन इज डिजाइंड टू फैसिलिटेट द डाइजेशन। क्या हमने बताया था कि मोर देन 70% ऑफ डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय इंटेस्टाइन। तो इतना सारा डाइजेशन हो कैसे रहा है, ये एक इंटेस्टाइन है, ये एक इंटेस्टाइन हो गया। कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि 70% जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करता है, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ अब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे विलाइज होती हैं, इसको क्या कहते हैं, विलाई। ठीक है, लाइक दिस। अब इस विलाई के ऊपर भी छोटी छोटी विलाइज होती हैं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इनको हम कहते हैं माइक्रोविलाइज। अगर हम कंसिडर करें कि एक पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है, और हमें उसे असाइन करना है कुछ लोगों को, और एक रूम में सिर्फ 2 पर्सन है और किसी दूसरे रूम में 10 पर्सन है, तो वो जो पर्टिकुलर वर्क होगा वो सबसे ज़्यादा इफिशिएंटली कहाँ पर होगा, उस रूम में होगा जहाँ पे 10 लोग होंगे, क्योंकि उसी वर्क को वो 10 लोग कर रहे होंगे, तो ज़्यादा इफिशिएंटली वो हो जाएगा। और वो जो 2 पर्सन जिस रूम में बैठे हुए हैं वो उस चीज़ को करेंगे लेकिन बहुत ही धीरे करेंगे, उसका रेट बहुत कम होगा। तो यही काम ये विलाई करता है। ये विलाई क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है, और इस सरफेस एरिया के इंक्रीज़ होते ही इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होते क्या होगा, रेट ऑफ डाइजेशन इंक्रीज़ होगा, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारे इंटेस्टाइन में इसी वजह से होता है। क्यों होता है, बिकॉज दीज विलाई मेक्स द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, वही विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करा देता है, और ये चीज़ स्टमक में या बाकी किसी ऑर्गन में नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पर डाइजेशन बहुत कम होता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई न्यूट्रिशन की।
अब आगे हम दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे जो होगा हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम इस न्यूट्रिशन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस न्यूट्रिशन में क्या हो रहा था, हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट था, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल, जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट था वो था ग्लूकोज। इट डजेंट मैटर कि वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा था, एनिमल में या प्लांट में, लेकिन वो था तो ग्लूकोज ही, वो था एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हम ये देखेंगे कि उस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे डिराइव हो रही है। ठीक है, न्यूट्रिशन में तो था कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट में आ रहा था जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये तो न्यूट्रिशन था। ये सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, फ्रुक्टोज बन रहा था, कुछ अमीनो एसिड थे, कुछ ग्लिसरॉल था। ठीक है, ऐसे करके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट बने जा रहे थे। ये ग्लूकोज जो होता है वो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, लेकिन होता है ग्लूकोज ही। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूट जाना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, breaking of glucose in the presence of oxygen। ठीक है, ये होता है कि एक ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल है। तो हम इसको कहते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन से फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं पाइरूवेट। ठीक है, इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम क्या कह रहे थे, ग्लूकोज कह रहे थे। 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, पाइरूवेट कहेंगे। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे तो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन हम हमेशा तो खाना खाते नहीं हैं, तो हमेशा कंटिन्यूसली ये कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमारे बॉडी में आ नहीं रहे हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट सप्लाई तो हो नहीं रहे हैं कंटिन्यूसली। तो अब हमारे सेल को चाहिए होगा कि वो कुछ एनर्जी स्टोर करके अपने पास रखें। तो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, ATP के फॉर्म में होगा। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा, ये एनर्जी इसी ग्लूकोज से आएगा। ये ग्लूकोज ही टूट के हमें ये ATP देगा और यही एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर रहेगी। तो जब भी हम कोई एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, ये तो ऐसा नहीं होगा कि हम ये वर्क करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं ताकि हमें सप्लीमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी का एक सप्लीमेंट स्टोर्ड है जो है ATP। ठीक है, तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। क्या होता है वो, एरोबिक एंड एनारोबिक। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है, एक होता है एरोबिक। एरोबिक क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एरोबिक। उस रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी करेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है एनारोबिक। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि ये कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज क्यों होता है कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज एरोबिक और एनारोबिक वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस को हमने देखा था तो हम एक्सेप्शन दे रहे थे ना कि ये प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है 6 कार्बन मॉलिक्यूल चेंजिंग टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इट हैव नो एक्सेप्शन, इट इज़ फाउंड, इट इज़ कैरिड आउट इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सब में होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज
ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या हो रहा था? ग्लाइकोलाइसिस क्या है? इसमें क्या हो रहा था? जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ये किस में ब्रेक हो रहा था? और हाँ, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस की ज़रूरत हो। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, तो वो तो उस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर करेगा कि नहीं करेगा। बट ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होगा, ये तय है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है। ठीक है, इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम क्या कह रहे थे? ग्लूकोज, इसे पाइरूवेट। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर वो एरोबिक होगा, ठीक है, तो वो इस पाइरूवेट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक कर देगा और एटीपी ले आएगा। ठीक है, और अगर वो एनारोबिक होगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। ठीक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में चेंज हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग कि होता कहाँ पर है? साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्मा में। कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी हो, उसमें जब रेस्पिरेशन होता है तो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। दिस ग्लाइकोलाइसिस consists of breaking down of glucose into 3 carbon molecule which is called as pyruvate and taking place in cytoplasma। तो ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो है कि रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप था। आगे हम ये ग्लाइकोलाइसिस जब चेंज होता है और पाइरूवेट कौन कौन से फॉर्म में चेंज होता है और किस में कौन से फॉर्म में आ रहा है वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।